नमस्कार दोस्तों, आज हम नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे जियोग्राफी। जियोग्राफी में हम सबसे पहले वर्ल्ड जियोग्राफी को शुरू करेंगे। तो अधिक समय व्यर्थ ना करते हुए डायरेक्ट हम टॉपिक की तरफ चलते हैं अपने। तो सबसे पहले वर्ल्ड जियोग्राफी में क्या चीज आपको पता होनी चाहिए, तो ध्यान से समझिए। वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है। फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है, यानी कि भूगोल के पिता या फिर जनक। अब किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर ये बोला जाए कि उसके पिता कौन है या फिर जनक कौन है, तो ये दर्जा किसको दिया जाता है? जब कोई व्यक्ति किसी चीज के बारे में कोई अपनी बुक लिखता है तो उसको उसका जनक या फिर पिता बोल दिया जाता है। इसी प्रकार जियोग्राफी के अंदर हिकेटियस का नाम आता है। तो हिकेटियस को कहा जाता है भूगोल के पिता। अब चक्कर क्या पड़ा, हिकेटियस ने अपनी एक बुक लिखी थी जस पीरियोडस, यानी कि पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, हिकेटियस ने अपनी एक पुस्तक लिखी जस पीरियोडस, यानी कि पृथ्वी का वर्णन, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है? भूगोल के पिता कहा जाता है। अगर आपको पूछे कि भूगोल या जियोग्राफी, बेसिकली जियोग्राफी के बारे में, ठीक है, तो जियोग्राफी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? जियोग्राफी शब्द जो दिया गया था, यह दिया था इराटोस्थनीज ने। जियोग्राफी शब्द किसने दिया सबसे पहले? इराटोस्थनीज ने दिया था। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आया होगा। इनसे संबंधित ऐसे ही दो फैक्ट और आते हैं। जैसे सबसे पहले वर्ल्ड ग्लोब, यानी विश्व ग्लोब, ये किसने बनाया था? विश्व ग्लोब किसने बनाया था? मार्टिन बेहम ने। किसने बनाया था? मार्टिन बेहम ने बनाया था। डायरेक्ट ही पता होना चाहिए आपको। सेकंड एक और फैक्ट आता है कि वर्ल्ड मैप यानी कि विश्व मानचित्र, सबसे पहले ये किसने बनाया था? एनेक्सिमेंडर। किसने बनाया था? ये एनेक्सिमेंडर ने बनाया था। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले क्या पढ़ा आपने? भूगोल के पिता या जनक कौन थे? हिकेटियस, क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी जस पीरियोडस, यानी कि पृथ्वी का वर्णन। सेकंड, जियोग्राफी जो शब्द था सबसे पहले इराटोस्थनीज ने दिया था। उसके बाद विश्व ग्लोब किसने बनाया था? मार्टिन बेहम ने बनाया। और उसके बाद विश्व मानचित्र जो बनाया जाता है वो बनाया था एनेक्सिमेंडर ने। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे शुरू करते हैं ब्रह्मांड को, यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे अब। ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ब्रह्मांड होता क्या। आपने जो भी सबसे छोटी चीज देखी हो या पूरे विश्व में सबसे बड़ी चीज, कुछ भी छोटी से छोटी कोई भी चीज और बड़ी से
बड़ी चीज। ठीक है, आसान शब्दों में आप इतना से बोल सकते हो कि छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज आपकी सभी किसमें आएगी, ब्रह्मांड के अंदर। अगर आपको हो तो इसमें आते हैं आपके परमाणु। क्या आएंगे, परमाणु। दूसरा, बड़ी से बड़ी चीज यानी कि आपकी आकाश गंगाएं। ठीक है, क्या हो जाएंगी आपकी आकाश गंगाएं, यानी कि आपकी गैलेक्सीज हो जाएंगे। ठीक, बीच में आपके तारे, ग्रह। ठीक है, ये सभी चीजें आपकी किस में आएंगी, ब्रह्मांड के अंदर आती है। ठीक है, इन सभी को मिलाकर आपका ब्रह्मांड बन जाता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है इसमें कि जो ब्रह्मांड है इसकी स्टडी क्या होती है। ठीक है, इसका अगर आपको अध्ययन करना पड़े, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कॉस्मोलॉजी। क्या कहा जाएगा, कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाएगा, कॉस्मोलॉजी कहा जाएगा। उसके बाद जो ब्रह्मांड का डायमीटर होता है, व्यास होता है, वो होता है 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष। क्या होता है, 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष, ये ब्रह्मांड का व्यास होता है। ठीक है, ये इसकी बेसिक बातें थी। अभी सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा हमें कि जो ये ब्रह्मांड बना, ये बना कैसे। वो देखेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। वैसे तो इसके लिए अलग अलग सिद्धांत दिए जाते हैं कि ब्रह्मांड कैसे बना, परंतु इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है वो आता है आपका बिग बैंग थ्योरी। क्या आता है, बिग बैंग थ्योरी। सबसे महत्वपूर्ण आपका जो रहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर जो सिद्धांत है वह बिग बैंग थ्योरी, यानी कि महाविस्फोटक सिद्धांत। क्या रहेगा, महाविस्फोटक सिद्धांत। अच्छा, जो ये बिग बैंग थ्योरी या फिर महाविस्फोटक सिद्धांत है, ये किसके द्वारा प्रतिपादित यानी कि दिया गया था, तो ये दिया गया था जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा ये दिया गया था। बिग बैंग थ्योरी या फिर आपका महाविस्फोटक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार क्या कहा गया, इसका मानना था कि पहले सभी चीजें एक मटर के दाने के समान थी। ठीक है, किसके समान थी, मटर के दाने के समान। परंतु धीरे धीरे इस मटर के दाने के अंदर प्रेशर बढ़ता गया। ठीक है, प्रेशर बढ़ता गया क्योंकि इसके अंदर गैसेस विद्यमान थी। गैस और दाब के कारण इसके अंदर एक विस्फोट होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक विस्फोट होता है। जैसे ये विस्फोट करता है तो इस प्रकार इसमें से इसके टुकड़े बिखर जाते हैं। इस प्रकार क्या होता है, इसके टुकड़े बिखर जाते हैं। ठीक है, जो ये टुकड़े इसमें से बिखर जाएंगे, इन सभी को आप क्या नाम दोगे, आकाश गंगाएं। क्या नाम दोगे आप इसको, आकाश गंगा नाम दोगे। अब आकाश गंगा कब बनी, जब इस मटर के दाने के समान जो एक टुकड़ा था उसमें विस्फोट हुआ तो उसमें से आपके जो टुकड़े निकले वो क्या हुआ, आकाश गंगा का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये किसने कहा था, बिग बैंग थ्योरी, यानी कि जॉर्ज लेमेंटियर ने ऐसा बताया था। फिर इसका मानना आगे ये भी था कि जो ये आकाश गंगाएं हैं, जैसे अब एक आकाश गंगा ये, दूसरी ये, एक ये वाली, तो इनके जो बीच की दूरी है कहते हैं कि वो आज भी बढ़ रही है। ठीक है, आज भी जो इनके बीच की दूरी है आकाश गंगाओं के,
वो धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, तो ये चीज कहने में तो थी, परंतु इसका कोई भी प्रमाण नहीं था, इसका प्रूफ नहीं था कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। परंतु नासा ने 2001 के अंदर, ठीक है, नासा ने 2001 के अंदर मैप नामक अनुसंधान के अंदर, मैप नामक एक अनुसंधान था, इसको क्या किया था, प्रूव किया था। ठीक है, इसका प्रमाण किसने दिया, नासा ने 2001 के अंदर मैप नामक अनुसंधान में इसका प्रमाण दिया कि जो आकाशगंगाओं के बीच की दूरी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, अब यहां पर मैप आया एक, तो मैप क्या है, यहां पर मैप की फुल फॉर्म होती है माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब। क्या होगी, माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब। ये क्या आपकी मैप की फुल फॉर्म, जो आपको बताएगी कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी जो होगी वो धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, अब यहां पर आपके एक शब्द और आया, नासा। ठीक है, एक शब्द कौन सा है यहां पर, नासा शब्द आया। तो जो ये नासा है इसके बारे में आप क्या जानते हो, सबसे पहले आपको नासा के बारे में पता होना चाहिए। तो नासा को देखिए, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस, क्या आएगा यहां पर, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन। ध्यान से देखिए, नासा की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये आपकी नासा की फुल फॉर्म है। जो नासा होगी ये एक स्पेस एजेंसी है जो कि आपकी अमेरिका की है। ठीक है, अमेरिका की क्या है, ये एक स्पेस एजेंसी है और ये वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। कहां पर है ये, वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 19 जुलाई 1958 को की गई थी। नासा की स्थापना कब की, 19 जुलाई 1958 को। ठीक है, नासा की स्थापना कब की गई, 19 जुलाई 1958 को की थी। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, इसके संस्थापक थे डेविड आइजनहावर। कौन थे इसके संस्थापक, डेविड आइजनहावर नासा के संस्थापक थे। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान में जो नासा के अध्यक्ष हैं वो है जेम्स ब्रिडेस्टाइन, जेम्स ब्रिडेस्टाइन। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा कि नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद स्पेस एजेंसी है ये अमेरिका की, कहां पर स्थित है, वॉशिंगटन डीसी के अंदर। 19 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई। संस्थापक कौन थे इसके, डेविड आइजनहावर। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है, जेम्स ब्रिडेस्टाइन। ठीक है, अगर आपको इसका अध्यक्ष पूछे तो आपको ये वाला आंसर देना है, और अगर आपको संस्थापक पूछे तो आपको डेविड आइजनहावर देना पड़ेगा। सर क्लियर यहां तक। इसी प्रकार ये तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इंडिया की भी स्पेस एजेंसी है हमारी। ठीक है, आप जानते होंगे इंडिया की स्पेस एजेंसी को। इंडिया की स्पेस एजेंसी है जो वो है इसरो। कौन सी है,
इसरो। ठीक है, कौन सी है हमारी? इसरो। अब इसरो की फुल फॉर्म क्या होगी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपको पूछ सकता है ऐसे लिख के कि इसरो के अंदर जो आर है वो किसके लिए होता है। ठीक है, या फिर जो इसमें एस है वो किसके लिए हो सकता है? तो एस के लिए आप क्या बताओगे? स्पेस बताओगे। ठीक है, आर के लिए क्या बताओगे? रिसर्च बताओगे। इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसरो की फुल फॉर्म क्या हुई? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप देखोगे कि जैसे ये अमेरिका की है और ये वॉशिंगटन डीसी के अंदर है, इसी प्रकार इसरो का जो मुख्यालय है वो आपका बेंगलोर के अंदर है। कहां पर है? बेंगलोर। और बेंगलोर कहां पर है? कर्नाटक में। ठीक है, तो इसरो कहां पर है आपका? बेंगलोर, कर्नाटक के अंदर। स्थापना की अगर बात की जाए, अगर आप इसकी स्थापना की बात करोगे, जैसे यहां पे देखिए आप 19 जुलाई 1958 को हुई। 58 के 11 वर्ष के बाद यानी कि 15 अगस्त 1969 इंपोर्टेंट डेट बनती है ये। ठीक है, कब किया ये? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को। दूसरी बात ये कि इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई क्या थे? इसरो के संस्थापक और यही पहले अध्यक्ष भी थे। ठीक है, अगर पूछे कि इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे तो तब भी आपका आंसर क्या रहेगा? विक्रम साराभाई। और अगर आपको कहे इसरो के संस्थापक कौन थे तब भी आपका आंसर क्या रहेगा? विक्रम साराभाई। ठीक है, अगर आपको पूछे वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। कौन होंगे? एस सोमनाथ इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। कौन होंगे? एस सोमनाथ। क्लियर होंगी ये वाली बातें आपके? ये बीच में कुछ पॉइंट आए थे इसलिए क्लियर करना जरूरी था इनको। अब आपने 2-3 शब्द देखे, एक तो ब्रह्मांड, दूसरा आपके सामने आया आकाशगंगा, तीसरा आता है हमारे पास सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम। ठीक है, अगर आपके पास ये 3 शब्द आ जाए तो आपको पूछा जाए कि इनमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, तो आप क्या बताओगे कि सबसे पहले नंबर पे आएगा आपका ब्रह्मांड, उसके बाद आकाशगंगा आती है और उसके बाद आपका सौर मंडल आएगा। ठीक है, कहा जाता है कि ब्रह्मांड के अंदर अरबों आकाशगंगाएं हैं। ठीक है, ब्रह्मांड के अंदर क्या है? अरबों आकाशगंगाएं। एक ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा आकाशगंगाएं हैं और इस आकाशगंगा के अंदर एक में अरबों तारे होंगे। ठीक है, एक आकाशगंगा के अंदर अरबों तारे होंगे और आकाशगंगाओं की संख्या भी कितनी है? अरबों में है। तो इनको सभी को मिलाकर क्या बनता है? ब्रह्मांड। ठीक है, अगर हम बात करें आकाशगंगा की, अभी आपने देखा कि आकाशगंगा की जो संख्या होती है बहुत ज्यादा है, सबकी अलग अलग आकाशगंगा होती है। ठीक उसी प्रकार हमारी पृथ्वी की भी एक आकाशगंगा, पृथ्वी की भी एक क्या होगी? आकाशगंगा होती है। ठीक है, और पृथ्वी की आकाशगंगा को क्या कहा जाता है? दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे। दुग्ध
मेखला या फिर मिल्की वे। ठीक है, पृथ्वी की आकाशगंगा को क्या कहा जाता है? दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे। ये होती है पृथ्वी की। इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं, कुछ पूछा जाता है सबसे पहले कि जो ये दुग्ध मेखला है या फिर मिल्की वे, इसको सबसे पहले किसने देखा? किसने देखा इसको सबसे पहले? गैलीलियो ने। ठीक है, मिल्की वे को सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने। सेकंड, कि इसका आकार कैसा है? दुग्ध मेखला का आकार कैसा है? तो ये आपका सर्पिला आकार। कैसा है इसमें? सर्पिला आकार, यानी कि स्पाइरल, स्पाइरल शेप है इसकी। ठीक है, 80%, इसका 80% भाग कैसा है? सर्पिला होगा। क्या होगा इसमें? सर्पिला होगा। जैसे हमारी पृथ्वी की आकाशगंगा है, इसी प्रकार अलग अलग और भी आकाशगंगाएं होती हैं जिनकी समय समय पर खोज होती रहती है। इसी प्रकार 2003 के अंदर एक आकाशगंगा थी ड्वार्फ के नाम से। ठीक है, किसके नाम से? ड्वार्फ आकाशगंगा। कौन सी आकाशगंगा थी? ड्वार्फ आकाशगंगा। आकाशगंगा को हम मंदाकिनी के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? मंदाकिनी। अगर मंदाकिनी आए या फिर आकाशगंगा है, दोनों सेम ही होती हैं। तो एक व्यक्ति था केनिस मेजर। क्या नाम था? केनिस मेजर। इसने 2003 के अंदर, केनिस मेजर ने 2003 के अंदर इस मंदाकिनी की खोज की थी। ठीक है, केनिस मेजर ने 2003 में ड्वार्फ आकाशगंगा यानी ड्वार्फ मंदाकिनी की खोज की। इस प्रकार ये सबसे नवीनतम मंदाकिनी है। ठीक है, अगर आपको पूछे कि सबसे नवीनतम नई, यानी कि सबसे कम टाइम हुआ जिसको खोजे हुए, या सबसे लास्ट में जो खोजी गई, वो कौन सी थी? ड्वार्फ आकाशगंगा थी। किसने खोजी थी? केनिस मेजर ने 2003 में। पूछा जाता है डायरेक्ट ही कि सबसे नवीनतम खोजी गई मंदाकिनी कौन सी है, तो आप क्या कहोगे? ड्वार्फ मंदाकिनी। एक आता है एंड्रोमेडा। क्या आएगा? एंड्रोमेडा। ठीक है, हिंदी में हम क्या बोलेंगे इसको? देवयानी। क्या बोलेंगे? देवयानी। ठीक है, दो नाम आए, एक तो आया एंड्रोमेडा और दूसरा क्या नाम आया? देवयानी। ठीक है, अब जो ये एंड्रोमेडा या फिर देवयानी है, ये आपकी पृथ्वी के सबसे निकट आकाशगंगा है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकट आकाशगंगा कौन सी है? एंड्रोमेडा यानी कि देव। तक समझ में आया आपके? आगे देखें, अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, तत्वों की बात करें, ठीक है, तो ब्रह्मांड के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, उसके बाद कौन सा तत्व पाया जाता है और उसके बाद कौन सा? तो हम पहले तीन तत्वों को देखेंगे। सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला है वो है हाइड्रोजन। कौन सा होगा? हाइड्रोजन। ठीक है, वेटेज आपको हर जगह पे अलग अलग मिलेगी। हम मान के चलते हैं कि यहां पर कितना मिलेगा? ये 70% कितना क्या होगा? हाइड्रोजन। उसके बाद होता है हमारे पास हीलियम। क्या होगा? हीलियम होता है लगभग 25%। और तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या आती है? ऑक्सीजन। तीसरे नंबर पर क्या आएगा? ऑक्सीजन। ठीक है, हमारे पास तीन चीजें होती हैं। सबसे ज्यादा होती है हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पे हीलियम होती है और तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, एक पॉइंट क्लियर हुआ आपका। दूसरा, इनके बीच में एक शब्द आता है सुपरनोवा। ठीक है, क्या शब्द आएगा? सुपरनोवा।
तो जो ये सुपरनोवा होता है, ये होता क्या है? जब एक कोई भी तारा अपने जीवन के अंत में पहुंच जाता है, ठीक है, जब कोई तारा अपने जीवन के अंतिम क्षण में पहुंच जाता है, ठीक है, जब कोई तारा अंतिम क्षण में पहुंचता है तो उसके अंदर एक विस्फोट होता है, ठीक है, क्या होता है उसके अंदर? एक विस्फोट होता है, वो ब्लास्ट हो जाता है, और ये जो ब्लास्ट होता है ये बहुत ही शक्तिशाली और चमकदार होता है, ठीक है, क्या होता है? ये बहुत ही शक्तिशाली होता है और बहुत ही चमकदार होता है। तो जब ये विस्फोट होता है इसको क्या कहा जाता है? सुपरनोवा, ठीक है। सुपरनोवा कौन सी स्थिति है? किसी भी तारे की अंतिम स्थिति को क्या कहा जाता है? सुपरनोवा कहा जाता है। क्लियर? और अगर पूछे कि सुपरनोवा को कब देखा गया, तो हम बात करते हैं इसकी कि जो हमारी मिल्की वे है, तो इस मिल्की वे के अंदर लास्ट 1604 में, कब की बात है ये? 1604 में अंतिम सुपरनोवा देखा गया था, ठीक है। ये क्या था? अंतिम सुपरनोवा, ठीक है। कब देखा गया था? 1604 में। और सुपरनोवा होता क्या है? कोई भी तारा होता है जब उसका अंतिम क्षण होता है तो उसके अंदर एक विस्फोट होता है जिसको हम बोलते हैं सुपरनोवा, ठीक है। तो सुपरनोवा आपका क्लियर हुआ पॉइंट। इसके बाद एक होती है चंद्रशेखर सीमा। क्या होगी? चंद्रशेखर सीमा होती है एक। चंद्रशेखर सीमा। तो जो ये चंद्रशेखर सीमा होती है, मान के चलिए ये एक बाउंड्री है, ठीक है, ये क्या आपकी चंद्रशेखर सीमा। जब तक तारा इसके अंदर रहेगा, जब तक तारा इसके अंदर रहेगा तो सेफ रहेगा। जब तारा इसके बाहर निकल जाए, जब कोई भी तारा इस सीमा के बाहर निकल जाए, यानी कि चंद्रशेखर सीमा के बाहर निकल जाए, तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, यानी कि वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सीमा किसने दी थी? चंद्रशेखर ने, ठीक है। और इसी के लिए इसको 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। चंद्रशेखर को 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला। इसने क्या बताया कि चंद्रशेखर सीमा होती है कि अगर कोई भी तारा इस सीमा के बाहर चला जाए तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक शब्द आपको सुनने को मिलेगा, निहारिका। एक शब्द होता है निहारिका, नेबुला। क्या बोलते हैं इसको? नेबुला, निहारिका या फिर नेबुला, ठीक है। तो ये क्या चक्कर होता है? अब यहां पर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाई जाती है, तो हाइड्रोजन गैस से कुछ बादल बने होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन गैस के बादल होते हैं जिनसे क्या होता है? आकाशगंगा का निर्माण होता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस के बादल होते हैं जिनसे क्या होता है? पूरी आकाशगंगा का निर्माण होता है, ठीक है। उसको ही क्या कहा जाता है? निहारिका। अगर सीधा सा पूछे वो निहारिका क्या है, तो आप क्या कहोगे? हाइड्रोजन गैस के बने हुए बादल। हाइड्रोजन गैस के बने हुए बादल क्या होते हैं? निहारिका होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि निहारिका को ही सौर मंडल का जनक कहा जाता है। निहारिका को क्या कहा जाता है? सौर मंडल का जनक कहा जाता है, ठीक है। यहां से ये बात और इसके बाद एक और बात आएगी जो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। क्या कहा यहां पे? कि निहारिका सौर मंडल का जनक है, एक बात इंपॉर्टेंट। दूसरी बात क्या होगी कि जो निहारिका होगी सौर मंडल का भाग नहीं है,
ठीक है, दोनों बातें थोड़ी सी अलग लगती हैं कि निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है, और सौर मंडल का जनक किसे कहा जाता है? निहारिका को। ठीक है, किसे कहा जाता है? निहारिका को सौर मंडल का जनक कहा जाता है। यहां तक क्लियर हुआ? देखिए एक बार इसको। इसके बाद देखिए आगे तारामंडल। इसके बाद आता है आपका तारामंडल। तो तारामंडल किसको बोलते हैं? कोई भी तारों का समूह, तारों का कोई भी समूह जो कोई आपको आकृति बनाकर दे, ठीक है, जो पहचाने जाने योग्य आकृति प्रदान करे, जैसे कि एक सप्तऋषि होता है, 7 तारों का समूह, ठीक है, तो ऐसे को क्या बोलते हो आप? तारामंडल। और हमारे पास टोटल जो तारामंडल है वो कितने हैं? 88, यानी कि 88। ठीक है, तारामंडलों की संख्या कितनी है? 88। अगर आपको पूछे कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो तारामंडल रहेगा वो रहेगा हाइड्रा। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा। ठीक है, कौन सा रहेगा? हाइड्रा रहेगा। और सबसे छोटा तारामंडल त्रिशंकु, कौन सा रहेगा? त्रिशंकु या फिर क्रक्स। ठीक है, क्या रहेगा? क्रक्स। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? हाइड्रा। और सबसे छोटा तारामंडल कौन सा रहेगा? त्रिशंकु रहेगा। इसी प्रकार सप्तऋषि की अगर बात की जाए, ये सभी ने देखा होगा, सुना भी होगा इसके बारे में। तो आप अभी इसके बारे में क्या देखो कि जो सप्तऋषि होते हैं, एक तो ये इसके अंदर 7 तारे होते हैं, दूसरी बात इसके अन्य नाम भी हैं। ठीक है, इसके और भी नाम है, जैसे कि ग्रेट बियर, ग्रेट बियर। दूसरा बिग डिपर, क्या होगा? बिग डिपर। ठीक है, और तीसरा नाम क्या होगा? अर्सा मेजर, अर्सा मेजर। ठीक है, ये 3 नाम किसके होंगे? सप्तऋषि के। पहला नाम क्या हुआ? ग्रेट बियर, दूसरा होगा बिग डिपर, और तीसरा क्या होगा? अर्सा मेजर। इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ें, ग्रेट बियर, बिग डिपर और अर्सा मेजर, ये क्या होंगे? सप्तऋषि के अन्य नाम होंगे। इसी प्रकार एक और तारामंडल है ओरियन। ठीक है, कौन सा है? ओरियन। ठीक है, इसके भी अन्य नाम है। एक नाम है इसका शिकारी, किस नाम से जाना जाता है? ये शिकारी के नाम से। और दूसरा इसका नाम है काल पुरुष। ठीक है, क्या नाम होगा? काल पुरुष। तो अगर आपको पूछे कि काल पुरुष कौन सा है? ओरियन। ठीक है, शिकारी कौन सा है? ओरियन। अगर आपको पूछे बिग डिपर कौन सा है? सप्तऋषि। तो इस प्रकार से आपके टोटल, ज्यादा तो जरूरी ये होता है कि कितने हैं टोटल तारामंडल? 88 तारामंडल है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? हाइड्रा। और सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है? त्रिशंकु या फिर क्रक्स। क्लियर यहां तक? अब कुछ छोटे छोटे से पॉइंट बचते हैं, इनको देख लेते हैं, जो डायरेक्ट ही पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो कुछ पॉइंट हैं वो लिखिए। पूछा जाता है सबसे पहले कि आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा, आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा। तो जो सबसे चमकीला तारा होता है ये आपका साइरस। कौन सा है? साइरस। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस। उसके बाद आकाशगंगा के सबसे नजदीक तारा, आकाशगंगा के सबसे नजदीक जो तारा होगा वो कौन सा होगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा होगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है,
सबसे चमकीला तारा कौन सा? साइरस। सबसे नजदीक तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, यानी कि हमारी आकाशगंगा ये है, यहां पर कोई तारा है बिल्कुल नजदीक इसके, तो कौन सा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। परंतु इसके अंदर सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस। क्लियर? आगे अब कुछ दूरी मापने की इकाई है हमारे पास। दूरी मापने की इकाई, तो दूरी जैसे आपने अभी सुना था कि ब्रह्मांड का जो व्यास होता है डायमीटर, वो 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष होता है। तो चक्कर क्या होता है इसका? सबसे पहला पॉइंट आता है प्रकाश वर्ष, यानी कि लाइट ईयर। कौन सा होगा? लाइट ईयर होता है। ठीक है, एक वर्ष में जितना प्रकाश पृथ्वी पर आ जाए उसको क्या बोलोगे आप? प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में जितना प्रकाश सूर्य द्वारा दिया जाए उसको क्या बोलते हो आप? प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, या आप ये बोल सकते हो कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, तो जो एक वर्ष में प्रकाश तय करता है दूरी, उसको क्या बोलते हो? प्रकाश वर्ष। अच्छा, ये वैल्यू पूछी जाती है कि कितनी दूरी तय की जाती है, तो आप लिखोगे 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा? 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर, या फिर 9.46 गुणा में 10 की पावर 12 किलोमीटर। ठीक है, सीधा ही आएगा पेपर में आपके। प्रकाश वर्ष की वैल्यू क्या होती है? तो आप कहोगे 9.46 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर। अगर किलोमीटर है तो यहां पर 12, अगर मीटर है तो 15 आएगा। क्लियर? उसके बाद आता है पारसेक। क्या आएगा? पारसेक। जो ये पारसेक होता है, ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। ठीक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होगी? पारसेक। जो हमारे पास ये प्रकाश वर्ष है ना, इसका 3.26 गुना ये होता है। मतलब पारसेक की वैल्यू क्या होगी? 3.26 गुणा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष से लगभग 3.5 गुना। ठीक है, या फिर आप सीधे याद रखो 3.26 प्रकाश वर्ष से गुना क्या होता है? आपका पारसेक होता है। क्या होगा? पारसेक। ठीक है, तो ये आपकी कुछ दूरी मापने की इकाइयां थी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज वाली क्लास समझ में आई होगी। कल नई क्लास में मिलते हैं आपको। कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सोलर सिस्टम, यानी कि सौर मंडल, जिसमें हम सूर्य और ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।